हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में हमने स्पेरिकल मिरर के लिए जो टॉपिक क्लियर किया था वो था दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। आज का जो टॉपिक है उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक उसी कड़ी के अंदर, और टॉपिक का नाम है आवर्धनता। आवर्धनता इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, कि आवर्धनता क्या चीज है और ये दर्पण के क्या काम आती है। देखो छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा, जितने भी न्यूमेरिकल अप्लाई होने वाले हैं इस चैप्टर से, तो डायरेक्टली कई बार तो आवर्धनता ही पूछा जाता है कि ये दर्पण है, इसके सामने कोई बिंब रखी हुई है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की आवर्धनता ज्ञात करो। आवर्धनता क्या चीज है समझना, जब पूरा टॉपिक क्लियर होगा तभी समझ में आएगा। आवर्धनता का मतलब होता है किसी भी दर्पण के द्वारा, किसी का मतलब मेरा यह अवतल या उत्तल, किसी दर्पण के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? आवर्धनता। आवर्धित का मतलब है दर्पण रखा हुआ है, दर्पण के सामने क्या है? बिंब। तो वो दर्पण या तो बिंब को क्या बनाएगा? बड़ा, या फिर बिंब को क्या बनाएगा? छोटा। यही चीज आवर्धनता है। ये लो सीधा सही है, किसी दर्पण के द्वारा, अगर मैं नॉर्मल शब्दों में समझाऊं या सामान्य भाषा में तुम्हें समझाना चाहूं इस टॉपिक को कि आवर्धनता क्या चीज है। आवर्धनता का मतलब है कि गोलीय दर्पणों के द्वारा बिंब को छोटा या बड़ा दिखाना। अब वो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्पण छोटा बनाता है, कौन सा दर्पण बड़ा। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण बिंब को हमेशा बड़ा ही बनाता है, और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो वो बिंब को हमेशा छोटा बनाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि किसी दर्पण के द्वारा, किसी गोलीय दर्पण के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को, बिंब को बड़ा दिखाना या छोटा दिखाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है फैलाना या कम करना, आवर्धन। अब कर कौन रहा है? दर्पण कर रहा है। किसको कर रहा है? बिंब को कर रहा है बस। और उसी फिनोमिना को, उसी घटना को क्या बोला जाता है? आवर्धनता। पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं। डेफिनेशन क्या होगी? किसी दर्पण के द्वारा, किसी दर्पण के द्वारा बिंब को, किसी दर्पण के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को, आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। समझ गए? आवर्धनता का मतलब कोई भी गोलीय दर्पण रखा हुआ है, उसके सामने बिंब रखी हुई है, अब वो बिंब उस दर्पण में छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? आवर्धनता। और आवर्धनता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम। मैग्निफिकेशन है ना, तो यहां से वर्ड लिया है, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है किसको? आवर्धनता को। तो देखो इस परिभाषा से, इस परिभाषा से हम क्या कर सकते हैं? इस आवर्धनता का सूत्र तैयार कर सकते हैं। तो आवर्धनता का फॉर्मूला क्या हुआ? m बराबर बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की, सॉरी पहले प्रतिबिंब क्या आएगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो इसको चेंज करें हम, m इक्वल प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट किया था हमने? h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को h से। h का मतलब हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सूत्र है किसका? आवर्धनता का। अगर किसी दर्पण की आवर्धनता आपको निकालनी है तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई, जितनी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में, उस ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई का भाग देना है। जैसे मैं क्वेश्चन दूं, कोई प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर का और बिंब है 5 सेंटीमीटर, मतलब एच डैश तो कितना 10 और एच कितना है 5, तो फिर मैग्निफिकेशन कितना आया m, m आया
10/5 मतलब 2 सेंटीमीटर। अब इस 2 का क्या मतलब है? इस 2 का ये मतलब है कि जो बिंब बन रहा है ना, 2 का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से डबल है, क्योंकि m का मान 2 आ रहा है। m का मान कितना आ रहा है? 2। और m का मान 2 आने का मतलब है प्रतिबिंब बिंब से डबल बन रहा है। और आप चेक भी कर सकते हो, जहां पर बिंब 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितने का है? 10 का है, डबल बन रहा है। तो इस चीज को आवर्धनता कहते हैं। फिर आप सोच रहे हो सर m का मान तो कम भी आ सकता है, m का मान तो कम भी आ सकता है। तो सुनना ध्यान से, अगर m का मान 1 आता है तो समझ लेना बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब समान साइज के हैं। अगर m का मान 1 आता है तो समझ लेना बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बिल्कुल समान है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। अगर बिंब 8 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी 8 सेंटीमीटर। ये चीज कब पता लगती है? जब m का मान कितना आता है? 1। m का मान 1। अगर m का मान 1 से अधिक आता है, 1 से अधिक, 1 से अधिक का मतलब है 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन रहा है। यहां पर देखो m का मान 2 आया तो बड़ा कौन है? प्रतिबिंब है। अगर m का मान 1 से ज्यादा आता है तो प्रतिबिंब बिंब से क्या होता है? बड़ा होता है। यहां पर बिंब और प्रतिबिंब समान है, यहां पर प्रतिबिंब बड़ा है किससे? बिंब से। किससे? बिंब से। और अगर m का मान 1 से कम आता है तो फिर समझ लेना फिर बड़ा कौन हुआ? बिंब। छोटा कौन हुआ? प्रतिबिंब। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने दूं, m का मान 1, m का मान 1.5 और m का मान 0.5, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार या ऊंचाई बराबर है। m का मान 1.5 आ रहा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब बिंब से 1.5 गुना बड़ा बन रहा है। यहां पर 2 आ रहा है तो 2 गुना बड़ा बन रहा था, यहां पर प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा बन रहा है? 1.5 गुना। और यहां पर 0.5 मतलब 1 से कम आ रहा है तो प्रतिबिंब छोटा हो गया। यहां पर प्रतिबिंब बिंब से 0.5 गुना छोटा बन रहा है, मतलब आधा हो गया। बिंब जितना था ना उतना प्रतिबिंब क्या हो गया? आधा। जितनी भी संख्या आएगी उससे पता लगा सकते हैं। यहां पर अगर 1.33 आ रहा है तो प्रतिबिंब बिंब से 1.33 गुना ज्यादा बड़ा है। यहां पर अगर 0.73 आ रहा है तो समझ लेना प्रतिबिंब बिंब से 0.73 गुना छोटा है। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। m का मान 1 आ रहा है, दोनों की लंबाई या ऊंचाई बराबर। m का मान 1.5 मतलब प्रतिबिंब बड़ा, m का 0.5 मतलब प्रतिबिंब छोटा। ये अपने दिमाग में छाप लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। m का मान 1, दोनों बराबर। m का मान 1 से ज्यादा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। साफ ही पता लग रहा है, बड़ा हो रहा है ना। m का मान 1 से कम तो बिंब बड़ा होगा। वो तो क्वेश्चन आएगा ना, उससे भी पता लग जाएगा। यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि प्रतिबिंब 10 है, बिंब 5 है, तो डबल बन रहा है प्रतिबिंब। तो m का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां तक पहुंच गए थे फॉर्मूले तक कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई का भाग दे दिया जाता है तो फिर उस दर्पण की क्या निकल जाती है? आवर्धनता निकल जाती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक लाइन यहां पे लिखूं कि जो आवर्धनता है उस आवर्धनता का संबंध उस दर्पण की बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से भी होता है। क्या बोला मैं? आवर्धनता का संबंध दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या है? v एवं बिंब दूरी क्या थी? u। ये आप जानते हो, u बिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है। आवर्धनता का संबंध दर्पण की v एवं u से भी होता है। अब सवाल ये उठता है, आप भी सोच रहे होंगे सर
कि आवर्धनता का सूत्र तो आपने बता दिया, निकालना भी बता दिया, फिर ये क्यों चीज बता रहे हो? देखो आवर्धनता के दो फॉर्मूले लगते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बाई चांस काम आता है। सुन लेना ध्यान से, ये फॉर्मूला कब आता है काम? ये तब काम आता है जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्वेश्चन में दी होती है। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर क्वेश्चन में दी हुई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप क्या निकाल सकते हो? आवर्धनता निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं दी हुई तो फिर जो अब मैं फॉर्मूला डेराइव करवाने जा रहा हूं ना, उससे हम आवर्धनता निकाल सकते हैं। तो आवर्धनता का संबंध दर्पण की ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और ये बिंब दूरी से भी होता है। अब कैसा होता है, उसके लिए हमें पहले एक डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। मान लो ये अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण। वो आप जानते हो बनाना। ये पॉइंट कौन सा? P, ये क्या है? F, और ये क्या है? C। तो C से परे एक वस्तु रख लो यहां पे। ये कोई वस्तु है A और B। यहां से प्रकाश की आपतित किरण डालनी है और पॉइंट M पर मिलती है। वही डायग्राम तैयार करना है जो हमने मिरर फॉर्मूले के अंदर पढ़ा था, दर्पण सूत्र के अंदर पढ़ा था। तो आप जानते हो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण आपतित होकर जाती है और वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर, जब प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो कहां से निकलती है? F से। कहां से निकलती है? F से। ये तो पहला नियम था। चौथा नियम ये था कि बिंब से अगर आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर गिरती है, तो जितने डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है उतने डिग्री के साथ यहां से परावर्तित किरण निकलती है। तो यहां पर बन गया प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब जब आप C से परे बिंब को रखते हो तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। तो A ऊपर चला जाएगा, A डैश B डैश, A डैश B डैश। अब मुझे बताओ यहां पर देखो AB दूरी क्या है? ये जो AB है ना, AB, ये तो क्या है? बिंब की ऊंचाई। AB क्या है? बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। और आपको पता है बिंब की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? बिंब की ऊंचाई H से। किससे? H से। ठीक है। A डैश B डैश क्या चीज है? A डैश B डैश ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई हो गई? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? H डैश से। किससे? H डैश से। तो ये तो है H और ये है H डैश। तो बताओ ये PA क्या चीज है? ये हम जानते हैं PA मतलब ये तो दर्पण का ध्रुव और ये बिंब मतलब बिंब दूरी। ये क्या है? बिंब दूरी। और बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। PA डैश क्या है? दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब, इनके बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी। PA डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। अब ध्यान रखना, ये तो आप जानते हो, डायग्राम समझ भी गए। ये जो दूरी है PA, ये जो दूरी हुई, ये पूरी दूरी ये वाली, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये है U। और ये जो PA डैश है ये कौन सी दूरी हो गई? ये V हो गई। अब देखो आवर्धनता का संबंध दर्पण की प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी से भी होता है। क्या संबंध होता है? संबंध ये होता है, देखो M इक्वल H डैश अपॉन H बराबर V अपॉन U, ये संबंध है। अब ये संबंध कैसे आया? देखो H डैश अपॉन H के बराबर है V अपॉन U, V अपॉन U। कैसे? देखो ऐसे। अब जब मैंने तुम्हें दर्पण सूत्र पढ़ाया था तब मैंने क्या किया था? दो दो त्रिभुजों के जोड़े लिए थे और उनको समरूप सिद्ध किया था। और समरूप सिद्ध करने के लिए क्या किया था? उनके दो त्रिभुजों को बराबर सिद्ध किया था, तो तीसरा अपने आप ही सिद्ध हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समरूप थे। और ये करने के बाद मैंने ये भी बोला था कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज फिर से लेने होंगे हमें, ABP। एक तो त्रिभुज है ABP एवं ABP एवं A डैश B डैश P एवं ट्राइंगल
ए डैश बी डैश पी। ये समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। अब ये पहले सिद्ध कर चुका हूं मैं। देखो, एक तो ये कोण बराबर, एक है 90 डिग्री वाला कोण बराबर, तीसरा अपने आप ही बराबर। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए? तो त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। इतनी लंबी थ्योरम नहीं है, सीधा सा है। ये फॉर्मूला कैसे आया वो एक्सप्लेन करवा रहा हूं। तो दो त्रिभुज ले लो, आपको पहले से ही पता है, दर्पण सूत्र से ही पता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप। तो अब मुझे बताओ इन दोनों त्रिभुजों में, देखो पहले ये ले लो, पहले उल्टा लिखो इसको, पहले ये वाला लो, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है त्रिभुज ए बी पी के। अब हमें पता है कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? आपस में समानुपाती। तो ए बी, ए डैश बी डैश इस त्रिभुज का लंब है, ए बी इस त्रिभुज का लंब है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? संगत है। तो ए डैश बी डैश किसके संगत है? ए बी के बराबर। किसके संगत है? इन दोनों के बराबर। अब देखो इस त्रिभुज का आधार पी ए डैश, पी ए डैश इस त्रिभुज के आधार पी ए के संगत है। समझ में आ रही बात? ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है, समरूप है। तो इसका लंब इसके लंब इनके परपेंडिकुलर इक्वल है और इनके बेस भी क्या है? इक्वल है। तो इसका लंब ए डैश बी डैश है, इसका लंब ए बी है, तो एक दूसरे के संगत है, तो समानुपाती है। इसका आधार इस त्रिभुज के आधार के क्या है? संगत है, वो लिख दिया। बताओ ए डैश बी डैश का मान क्या है? एच डैश है। इसका मान क्या है? एच डैश। ए बी का मान क्या है? एच है। ए बी का मान क्या है? एच है। बराबर पी ए डैश का मान क्या है? पी ए डैश का मान है वी। और पी ए का मान क्या है? पी ए का मान है यू। तो आ गया ना? यही तो प्रूव कर रहे थे कि एच डैश अपॉन एच बराबर है किसके? वी अपॉन यू के। तो एच डैश अपॉन एच बराबर है किसके? वी अपॉन यू के। तो यहां से हम एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं कि एम बराबर अगर एच डैश अपॉन एच है, ये तुम जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई का भाग दे दो, एम आ जाएगा। तो एम का एक और फॉर्मूला बन सकता है ना, एम बराबर वी अपॉन यू, क्योंकि एच डैश और एच किसके बराबर है? वी अपॉन यू। तो एच डैश अपॉन एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन यू। तो ये फॉर्मूला बन गया एम बराबर वी अपॉन यू। ये लो। तो आवर्धनता का सूत्र ये भी अप्लाई होगा, आवर्धनता का सूत्र ये भी, सॉरी एक आवर्धनता का सूत्र ये है और एक आवर्धनता का सूत्र ये है। ये कब अप्लाई करना है आपको? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दी हुई है, तो सीधा सा ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको इनकी ऊंचाइयां नहीं दी हुई, v और u तो कंफर्म मिलेंगे क्वेश्चन में। इन दोनों में से एक देता है, एक हमें निकालना होता है। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो ये सूत्र भी लगेगा और ये सूत्र भी लगेगा। ये कहां से आया वो मैंने समझा दिया। बस इसमें मेरे को एक लास्ट चीज समझानी है, वो ये है कि आवर्धनता के सूत्र में माइनस आता है, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको भी झटका लगा होगा कि सर ये माइनस कहां से लगा दिया आपने, ये माइनस कहां से लगा दिया। देखो अगर आवर्धनता के सूत्र में माइनस आ रहा है, इसमें माइनस से मतलब नहीं है। आवर्धनता के सूत्र में अगर माइनस आ रहा है, हमने फॉर्मूला क्या डेराइव किया, m बराबर v अपॉन यू, लेकिन माइनस लगाना है दर्पण के लिए। आवर्धनता के सूत्र में अगर माइनस आ रहा है तो बिना सोचे समझ जाना प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धनता नेगेटिव होगी। अगर माइनस आ रहा ना तो समझ लेना प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो फिर m कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब आवर्धनता किस में आती है, माइनस में। और आप बताओ वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल। तो अवतल दर्पण का अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लिखा है ना अवतल दर्पण की दूरियां है, अवतल दर्पण आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। अगर m का मान -5 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली 101% प्रतिबिंब कौन सा बना है, वास्तविक। और वास्तविक तो दर्पण कौन सा बनाता है, वो तो अवतल बनाता है। तो ये अगर माइनस में आवर्धनता आती है तो वो कौन से दर्पण की आवर्धनता होती है, वो होती है अवतल दर्पण की आवर्धनता। और अगर आपका m प्लस में आता है, जैसे m आ रहा है 5 सेंटीमीटर, ये माइनस सिर्फ फॉर्मूले में आएगा। वैसे जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो अगर माइनस प्लस में प्राप्त हो रहा है आपको,
तो समझ लेना आवर्धनता पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव किसके लिए आती है? आभासी प्रतिबिंबों के लिए। आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण बनाते हैं? वो उत्तल बनाते हैं। और अगर आवर्धनता अगर माइनस में प्राप्त हो रही है, आवर्धनता का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो समझ लेना प्रतिबिंब वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण ही बना सकता है। तो इट्स जस्ट क्लियर कि अवतल दर्पण की आवर्धनता नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की आवर्धनता पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये माइनस इसी चीज को शो कर रहा है, आवर्धनता के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो डेफिनेटली प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक। ये लो, ये टॉपिक था किसका? आवर्धनता का, जो मैंने क्लियर करवा दिया। देखो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा, किधर किधर प्लस माइनस लगाना है, बिंब दूरी कम माइनस में, प्रतिबिंब दूरी कम माइनस में, फोकस दूरी कम माइनस में, बिंब की ऊंचाई कम माइनस प्लस, ये सब कुछ। उसके बाद मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। उसके बाद आवर्धनता m बराबर h' या m इक्वल -v/u। इतने फॉर्मूले हमने क्लियर कर लिए। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस के आधार पर, इन्हीं को आधार मानते हुए मैं कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूं आपको। बिल्कुल इजी है, 2 न्यूमेरिकल समझा देता हूं, फिर तुम फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो देखो एक बार, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं, कोई बिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कोई बिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ऐसे मान लो 5 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धनता ज्ञात करो। आवर्धनता ज्ञात करो। देखो आपको 3 चीज निकालनी है। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। स्थिति तो वही हुई कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी। उसको किससे लिखते हैं? v से। तो v निकालना है। एक तो क्या निकालना है? v। प्रकृति आभासी बन रहा है कि वास्तविक, वो तो आपको दर्पण से समझ में आ जाएगा। अवतल है तो प्रकृति 100% वास्तविक। ठीक है। आवर्धनता ज्ञात करो, मतलब m कितना आ रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो आपको दिया क्या है। दिया है, गिवन क्या है? कोई बिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दर्पण और बिंब के बीच की दूरी क्या होती है? बिंब दूरी। और बिंब दूरी को किससे लिखते हैं? u से। तो u का मान है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f कितना है? 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? v और m। प्रकृति तो पता लगा ही लिया ना, अवतल दर्पण है तो प्रकृति तो क्या हो गई? वास्तविक। वास्तविक एवं कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। हमें तो v निकालना है और m निकालना है। तो देखो पहले आप साइन कन्वेंशन लगाओ, चिन्ह परिपाटी। बिंब दूरी, u क्या है? बिंब दूरी। और u आपको पता है बिंब दूरी कोई सा भी दर्पण हो हमेशा माइनस में आती है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। दर्पण से वस्तु बाईं तरफ, तो दर्पण का ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी माइनस में ही आती है। तो 20 किस में आएगा? माइनस में है। ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आती है? ये अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण तो प्रतिबिंब इस तरफ बनाता है, तो फोकस भी किस में आएगा? माइनस में। दोनों चीजें माइनस में है। मैं पहले कह रहा हूं और फिर भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं चीज से, अगर चिन्ह परिपाटी गलत कर दोगे ना तो आंसर मिलेगा ही नहीं। ये चिन्ह परिपाटी आपके माइंड में बस जानी चाहिए कि कब माइनस लगाना, कब प्लस। वो
एक झटके में समझ में आ जाता है दर्पण को समझते कि दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण हर चीज माइनस, सिर्फ एक प्रतिबिंब की जो बिंब की जो ऊंचाई है वो प्लस में आती है। तो अवतल दर्पण के लिए u भी माइनस होता है, अवतल दर्पण के लिए f भी माइनस होता है। अब v कैसे निकालोगे, वो हम दर्पण सूत्र से निकालेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमने निकाला था कि नहीं निकाला था? तो देखो f आपको दिया हुआ ये रहा, u आपको दिया हुआ ये रहा, तो v नहीं निकाल सकते। v निकालने के लिए फॉर्मूले को एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। एक बार इसको इधर ले लो आप, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। निकालना क्या है, v, तो u उधर जाएगा, तो जब u इधर जाएगा तो ये प्लस में, उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको चेंज करो, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब देखो कई स्टूडेंट तो क्या करेंगे, 50% तो यहीं मर जाएंगे, मतलब इस प्लस माइनस के चक्कर में ही मर गए कई स्टूडेंट। तो कैसे, वो ऐसे कि वो इस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर देंगे, उनको ये फॉर्मूला चेंज करना नहीं आएगा। तो सीधा सही है, अगर ये आप अपने दिमाग में डाल लो, अगर प्रतिबिंब दूरी पूछे तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा दो, रट लो फॉर्मूले को, अगर चेंज करना नहीं आता है तो ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में जाएगा बस। तो सूत्र को याद कर लो आप कि जब भी दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी पूछी जाएगी तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है, 1/f माइनस 1/u। अब f का मान भी है, u का मान भी, आंसर निकालो। देखो 1/v इक्वल f कितना है, -5, 1/-5। u कितना है, -20, तो यहां भी माइनस, ये भी -20, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/20। 1/v एलसीएम कितना आएगा, 5 को 20 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 20। अब देखो 5 से डिवाइड करोगे 4, 1 से गुणा करोगे तो 4, लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है तो -4, ये तो आपको आता ही है करना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, तो -4 और +1, -4 और +1 तो क्या आएगा, -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो कितना आ जाएगा, -3/20। तो 1/v कैसे आया, कितना आया, -3/20। तो आपको तो v निकालना था ना, तो लेकिन ये तो 1/v है, जब v, तो v को ऊपर ले जाओ, जब v ऊपर जाएगा तो 20 भी ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा। जब इस नीचे वाली राशि को ऊपर लेके जा रहे हो तो इधर 20 भी ऊपर जाएगा ना। तो ये कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, गलत है वो। आपको 1/v नहीं निकालना, v निकालना है, व्युत्क्रम प्रोसेस से बाहर निकालो इसको। तो v को ऊपर लेके जाओगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो -20/3, ठीक है। अब इनको 3 से डिवाइड करो 20 को, कितना आएगा, 6 × 8 = 18, माइनस तो लग ही रहा है, 6 कितना आया, 6.6 के आसपास, 18 2 फिर से 20, 6.67, और ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, तो ये v आ गया, देख लो क्या आ गया, v। और v देखो माइनस में आया, और ये आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए v भी क्या आता है, माइनस होता है। आंसर क्या आया, -6.67 सेंटीमीटर। अगर आपका v यहाँ पर प्लस में आता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि अवतल दर्पण प्लस बनाता ही नहीं, माइनस में बनती है प्रतिबिंब दूरी। तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल राइट है, चेक हो गया क्वेश्चन। तो देखो अब क्या निकालना, v तो निकाल दिया, अब m निकालना है। अब क्या निकालना है, m, यानी कि आवर्धनता, और इसका सूत्र क्या था, h' अपॉन h। h' का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्वेश्चन में दी हुई है क्या, नहीं है। h का मतलब बिंब की ऊंचाई, क्वेश्चन में है, नहीं है। तो एक और फॉर्मूला है m का, और फॉर्मूला क्या है, -v/u। ये माइनस लगाना है फॉर्मूले में। फिर आपको सर आपने कहा था कि जब उत्तल दर्पण हो तब माइनस नहीं लगाना, लेकिन फॉर्मूले में माइनस ऐड करना पड़ेगा, वो बाद में देखा जाएगा कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में। ये फॉर्मूला है। बताओ v निकाल लिया क्या, बिल्कुल निकाल लिया, -6.67। u क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था -20, तो मान डालो, m बराबर -6.67
ठीक है, और नीचे u कितना है -20, माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो m कितना आया -6.67/20। अब डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड करने से, यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। नहीं, इसको देखो m कितना आया -6.67/20। अब इसको डिवाइड करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा वो m आ जाएगा। अब m कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, m क्या आएगा जो भी आएगा यहाँ पे चेक कर लेना, डिवाइड करने से पता लग जाएगा वो तो। देखो लेकिन m ये लास्ट में ध्यान रखना, m किस में आ रहा है, माइनस में। और ये हमें ये भी पता है कि अवतल दर्पण के लिए m क्या आता है, माइनस आएगा। और माइनस इसलिए आएगा क्योंकि अवतल दर्पण कौन से प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है कौन से, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धनता हमेशा माइनस होती है। ये मैंने सोल्व नहीं किया है, टाइम लगेगा, आप करके देख लेना। जो भी आएगा m माइनस में आएगा क्योंकि ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, या तो आपको u पूछता है या आपको v पूछता है, f हमेशा देगा क्वेश्चन में, और इन दोनों में से एक देता। बहुत इजी है, बस गलती होती है तो इस प्लस माइनस की। यहां पर स्टूडेंट मात खा जाते हैं, u है, u हमेशा माइनस में आता है, वो लगाना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का बिल्कुल ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास में तो आवर्धनता पढ़ा और न्यूमेरिकल सीखना। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, पूरी क्लास न्यूमेरिकल की, और उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उत्तल और अवतल दर्पण के, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो ढंग से आ भी जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।